नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय है जन्म कुंडली में निर्मित होने वाला सुनफा योग, अनफा योग और दुर्धरा योग। एक एक करके हम समझेंगे कि जन्म कुंडली में यह योग कैसे निर्मित होता है और इसका क्या परिणाम होता है। यह बड़ा ही पॉपुलर योग है और यह सामान्यतः जन्म कुंडली में उपस्थित होता है, लेकिन इससे जुड़े बहुत सारे ऐसे नियम हैं और बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिस पर आमतौर पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। तो हम उन तथ्यों पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सुनफा योग कैसे निर्मित होता है। तो शास्त्र कहता है कि यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा से दूसरे भाव में ग्रह हो तो सुनफा योग निर्मित होता है। अब इन ग्रहों में सूर्य, राहु और केतु की गणना नहीं होती, यानी हम इन तीन ग्रहों को हटा देंगे। तो कौन कौन से ग्रह बचे चंद्रमा से दूसरे भाव में? तो गुरु, बुध, शुक्र, शनि और मंगल चंद्रमा के दूसरे भाव में हैं और सूर्य, राहु, केतु की हम गणना नहीं कर रहे हैं। तो अगर चंद्रमा से, अब आपको देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कहाँ स्थित है। ये तो मैंने समझाने के लिए यह मेष लग्न की जन्म कुंडली ली है और चंद्रमा को मैंने लग्न में ही लिया है। तो चंद्रमा से यह भाव दूसरा हुआ और यहाँ देव, गुरु, बृहस्पति उपस्थित हैं। हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा यहाँ स्थित हो तो चंद्रमा से दूसरा भाव यह हो जाएगा। हो सकता है कि किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा यहाँ उपस्थित हो तो चंद्रमा से दूसरा भाव यह हो जाएगा। उसी प्रकार से हो सके तो किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा यहाँ उपस्थित हो तो दूसरा भाव यह हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि चंद्रमा से दूसरा भाव हम काउंट करेंगे। अगर चंद्रमा यहाँ होंगे तो दूसरा भाव यह हो जाएगा, जहाँ 11 अंक लिखा हुआ है। तो सुनफा योग का फल बताया गया कि ऐसा जातक की वाणी शक्ति अच्छी होती है। अब वाणी शक्ति की बात क्यों की गई, यहाँ तो चलिए समझ में आता है कि यह दूसरा भाव स्वयं वाणी का भाव है, पर जब चंद्रमा यहाँ स्थित हो जाएंगे तब तो यह भाव शिक्षा का भाव हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जैसे लग्न कुंडली विचारणीय होती है वैसे ही चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली का भी महत्व है। तो चंद्र कुंडली में जब हम चंद्र कुंडली बनाएंगे तो चंद्रमा को लग्न में ही मानेंगे और फिर हम दूसरे भाव से उन्हीं चीज़ों का विचार करेंगे। बाकी और भी चीज़ें होंगी, जैसे चंद्रमा से अगर दूसरे भाव में यहाँ ग्रह स्थित हैं तो शिक्षा, संतान, इन भावों पर भी असर पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि चंद्रमा से किस भाव में ग्रह जा रहे हैं यह भी देखना है। दूसरे भाव में तो जाएंगे पर वह भाव कौन सा है, द्वितीय भाव है कि तृतीय है कि चतुर्थ है कि पंचम है कि षष्ठम है, यह भाव भी, स्थिति भी विचारणीय होगी और इस पर हम और भी चर्चा करेंगे। जब मैं तीनों योग को समझा लूँगा तो सुनफा, अनफा और दुर्धरा से जुड़े बहुत सारे नियम हैं जिस पर हम बात करेंगे। तो जब चंद्रमा से दूसरे भाव में ग्रह होंगे तो निसंदेह ऐसा व्यक्ति अच्छी वाणी वाला अच्छा वक्ता, खाने पीने का शौकीन, घूमने फिरने का शौकीन और अपने परिवार को प्राथमिकता देने वाला और श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। तो वहीं चंद्रमा से जब 12वें भाव में ग्रह स्थित होते हैं तो बनता है अनफा योग। अब यह अनफा योग जातक के जीवन में यात्राएं खूब करवाता है और वहीं ऐसा जातक अपने जीवन काल में, उसके जीवन काल में व्यय की अधिकता रहती है लेकिन धन की कभी कमी नहीं होती। ऐसे जातक सम्मानित होते हैं और उनके कार्यों से उन्हें यश भी मिलता है और ऐसे जातक आमतौर पर व्यवसाय करने को प्राथमिकता देते हैं, पर हर केस में ये जरूरी नहीं है। आमतौर पर कई ऐसे जातक हैं जिनके चंद्रमा से यदि 12वें भाव में शुभ ग्रह हों, धार्मिक होते हैं और इनका शुभ कार्यों में खर्च भी होता है। तो यह अनफा योग का फल बताया गया है। तो चंद्रमा से 12वें, यहाँ तो शुक्र है, अब हो सके तो आपका चंद्रमा यहाँ स्थित हो दशम भाव में, तो चंद्रमा से 12वां अब क्या होगा, तो चंद्रमा से 12वां यह भाव हो जाएगा। उसी प्रकार किसी का चंद्रमा यहाँ है तो चंद्रमा से 12वां भाव यह भाव हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो चंद्रमा से ये दोनों तरफ, एक तरफ बनता है सुनफा, एक तरफ बनता है अनफा। अब बात आती है दुर्धरा योग की कि दुर्धरा योग क्या होता है। तो शास्त्र कहता है कि किसी की जन्म कुंडली में यदि
चंद्रमा के दोनों ओर शुभ ग्रह उपस्थित हो जाएं या कोई भी ग्रह उपस्थित हो जाए सूर्य, राहु और केतु को छोड़ करके, इन सुनफा में भी, अनफा में भी और दुर्धरा में भी, इन तीनों में सूर्य, राहु और केतु की गणना नहीं होती है। तो सूर्य, राहु और केतु को छोड़ करके ग्रह उपस्थित हो जाए चंद्रमा के दोनों ओर, तब बनता है दुर्धरा योग। और इस योग का बहुत ही बेहतर फल बताया गया है। बताया गया कि जिसकी भी जन्म कुंडली में यह योग निर्मित होता है वह व्यक्ति मानसिक शक्ति से दृढ़ होता है, प्रबल इच्छा शक्ति वाला होता है, उसका अपने मन पर नियंत्रण रहता है और वह अपने मन को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेता है, यानी वो फ्लेक्सिबल होता है। और यह बात बिल्कुल जायज़ सी बात है कि जो व्यक्ति फ्लेक्सिबल होगा उस व्यक्ति को जीवन में कभी कोई कमी आएगी नहीं। जिसने अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढालना सीख लिया वह व्यक्ति सुखी है, वह व्यक्ति आनंदित है। दुर्धरा युग में चंद्रमा के दोनों ओर जब ग्रह होते हैं तो समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, यह चंद्रमा है और यह चंद्रमा मन का कारक है। और जब हमारा मन दुखी होगा, जब हम व्याकुल होंगे, जब हम परेशान होंगे, तब हम बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ये चंद्रमा के जो दोनों ओर ग्रह हैं ये कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रहरी का काम करते हैं और ये चंद्रमा को बल प्रदान करते हैं। और जब मन से व्यक्ति बलशाली होगा तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यह यूं ही नहीं कहा गया है। तो जो मन से दृढ़ होगा वह समस्त सफलताओं को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए जब चंद्रमा के दोनों ओर ग्रह स्थित होते हैं तो दुर्धरा योग का इतना प्रभाव है और ऐसा जातक सफल, सम्मानित, यशस्वी, अपने इरादों पर दृढ़ होता है और उसे सफलता प्राप्त होती है। अब आपकी जन्म कुंडली में मान लेते हैं कि चंद्रमा यहाँ है, तब चंद्रमा के यहाँ भी और इधर भी ग्रह होने चाहिए, सूर्य, राहु और केतु को छोड़कर। आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा यहाँ है तो एक ग्रह यहाँ होना चाहिए और एक ग्रह यहाँ होना चाहिए। अगर चंद्रमा यहाँ है तो एक ग्रह यहाँ, एक ग्रह यहाँ। तो आप इन परिस्थितियों को देख लें कि यह निर्मित हो रही है कि नहीं। अब यह निर्मित हो रही है तो निसंदेह आपकी जन्म कुंडली इस मामले में तो काफ़ी सशक्त हो गई है। अब कुछ पहलुओं पर मैं विचार कर लेता हूं। जैसा कि मैंने कहा था, देखिए, अगर शुभ ग्रह हुए चंद्रमा के दोनों ओर तो निसंदेह व्यक्ति को उसके कार्यों का यश मिलेगा। लेकिन अगर पाप ग्रह हुए तब क्या, या फिर शुभ ग्रह ही हुए अगर नीच के हो गए तब क्या। जैसे यहाँ पे जो बना है दुर्धरा योग, एक तरफ गुरु है और एक तरफ शुक्र है। तो गुरु तो शत्रु राशि पर है लेकिन शुक्र उच्च का है। तो इस दुर्धरा योग का प्रभाव, और मान लीजिए कि यहाँ पर बुध स्थित हो जाए तो बुध नीच का हो जाए, तो जब आपको यह भी देखना होगा कि जिन ग्रहों से दुर्धरा योग बन रहा है उन ग्रहों में कितना बल है। दूसरी बात कि अब अगर कहा गया सूर्य, राहु और केतु को छोड़ करके, तो मंगल और शनि भी आ रहे हैं। तो अब अगर चंद्रमा के एक तरफ मंगल हो जाए और एक तरफ शनि हो जाए तो दुर्धरा योग तो बनेगा, लेकिन यह चंद्रमा पूर्ण रूप से पाप प्रभाव में भी आ जाएंगे और यह पाप कर्तरी योग भी बन जाएगा। तो चंद्रमा को साथ तो मिलेगा, चंद्रमा को बल तो मिलेगा, लेकिन जो प्रहरी हैं, जो सुरक्षा प्रहरी हैं, वो उनका स्वभाव और चंद्रमा का स्वभाव उस तरीके का अनुकूलता नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे व्यक्ति का मन फिर व्याकुल रहेगा। तो बड़े परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं। अगर हम गौर से विचार करें तो दुर्धरा योग तकरीबन हम 180 कॉम्बिनेशंस को निकाल सकते हैं। अब सबकी जन्म कुंडली में अलग अलग तरीके से बनेगा तो स्वाभाविक सी बात है ना कि एक जैसा फल नहीं मिलेगा। और इसीलिए इसके फल पर मैंने बहुत बात नहीं की, क्योंकि जो दुर्धरा योग यहाँ पे जो दुर्धरा योग बनेगा उसका फल कुछ और होगा, यहाँ पर जो दुर्धरा योग बनेगा उसका फल कुछ और होगा। एक उदाहरण दे देता हूँ। जैसे चंद्रमा यहाँ स्थित है, मेष लग्न की ही जन्म कुंडली है। अब यहाँ एक तरफ शुक्र हो जाए और एक तरफ गुरु हो जाए तो चंद्रमा तो बलि हुए ही, यहाँ दशम भाव भी बलि हो गया। और दशम भाव के दोनों तरफ शुभ ग्रह यानी दशम भाव शुभ कर्तरी योग में आ गया। तो ऐसे जातक का फिर नौकरी, व्यवसाय, यह सब अच्छा चलेगा, उसको जीवन में उन सुखों की अधिकता रहेगी। लेकिन यहाँ से जब चंद्रमा से दोनों ओर ग्रह होंगे तो सुख भाव बलि हो रहा है, मातृभाव बलि हो रहा है, भूमि भवन वाहन का भाव बलि हो रहा है। तो फिर जीवन में इन सुखों की अधिकता बढ़ जाएगी, वो भी तब जब ग्रहों में बल हो, ग्रह शुभ हो। वहीं पाप प्रभाव में हुए
जैसे अब यही पाप कर्तरी लग गया तो निस्संदेह व्यक्ति उस समय भी सम्मानित होगा, लेकिन कुछ अड़चनों और संघर्षों के बाद होगा। तो यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप देखें कि आपकी जन्म कुंडली में जो सुनफा अनफा और दुधरा योग में से कोई एक बन रहा है कि दोनों बन रहा है। अगर ऐसी परिस्थिति निर्मित हो रही है तो आप उन ग्रहों के बल को देखें। साथ ही मैं D9 की बात हमेशा इसलिए करता हूँ, आप लोग सोचते भी होंगे कि मैं D9 पर इतना स्ट्रेस क्यों देता हूँ। तो देखिए वो इसलिए देता हूँ कि वर्गोत्तम, जब ग्रह वर्गोत्तम होते हैं तो वह ग्रह भी बड़े बली होते हैं, और जब ग्रह बली होंगे तो ग्रह अपना शुभ प्रभाव देते हैं। तो अगर जन्म कुंडली में जैसे शुक्र यहाँ उच्च के हैं और अगर नवमांश में भी शुक्र मीन राशि पर स्थित हो जाए तो ऐसे शुक्र वर्गोत्तम हो जाएंगे, तो शुक्र का जो फल है वह और बेहतर मिलेगा। इसीलिए मैं D9 में भी एक बार बोलता हूँ आपको कि D9 में भी आप पोजीशंस को चेक कर लीजिए, और उसके बाद ही आप किसी वैलिड कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि वह ग्रह आपको कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है, कितना अच्छा प्रभाव दे रहा है। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय जहां हमने बात की सुनफा अनफा और दुर्धरा योग पर। इसके बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं। आप देखें कि आपकी जन्म कुंडली में यह योग बन रहा है कि नहीं, और अगर बन रहा है तो किस भाव में बन रहा है और कौन से ग्रह हैं। हाँ, एक बात और यहाँ आ जाती है कि मान लेते हैं कि चंद्रमा से एक तरफ शुभ ग्रह हो गए और एक तरफ पाप ग्रह हो गए, तो फिर उस कंडीशन में भी माना जाएगा। हाँ, सूर्य राहु के तो नहीं होने चाहिए, उनको छोड़ करके, तो उस कंडीशन में भी दुर्धरा माना जाएगा, परंतु फलों में भिन्नता आएगी। ये भी एक कॉम्बिनेशन बनेगा। तो देखिए कुछ कॉम्बिनेशन तो आपको ये बताया। तो देखिए यहाँ 12 राशियाँ हैं, 9 ग्रह हैं। अगर आप पूरे कॉम्बिनेशंस को मिलाएंगे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस तो आपको यही दिए जाएंगे। 30-31 प्रकार का सुनफा मिल जाएगा, 30-31 प्रकार का आपको अनफा मिल जाएगा। 5 ग्रह हैं तो 5 ग्रह है तो 12 × 5 कीजिए, तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि मैंने इतना प्रकार क्यों बताया। मैंने आपको एक उदाहरण भी दे दिया। तो आपको ये देखना है कि किस प्रकार से बन रहा है और उसमें कितना बल है, फिर आप किसी वैलिड कंक्लूजन पे आ पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय सुनफा अनफा और दुर्धरा योग। यह आपको वीडियो कैसा लगा, कार्यक्रम कैसा लगा, यह कमेंट करके बताइएगा जरूर। और यदि आपके मन में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर कमेंट के माध्यम से या किसी वीडियो में दे दिया करूँगा। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या अपनों की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के किसी भी वीडियो पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि हम आपकी जन्म कुंडली का भी विश्लेषण अवश्य करें। तो फिर आज के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे तमाम ज्योतिषीय योगों पर, राजयोगों पर, और अभी हमारी जो चर्चा चल रही है भावेशों के 12 भावों में फल, और उस पर इसके बाद मैं जन्म कुंडली में प्रत्येक ग्रहों का फल लेके आऊँगा 12 भाव में। फिर हम प्रत्येक लग्नों में समझेंगे ग्रहों का फल। तो ये हमारी चर्चा जो है वो चलती रहेगी। तो इजाज़त लेता हूँ आपसे। धन्यवाद।